अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आते हैं और कोशिश होती है कि अवामी जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल पिछले कई प्रोग्राम से ये सिलसिला जारी है कि जिसमें बात हो रही है मुल्क की तालीमी सूरत हाल के हवाले से या तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं इसको ज़रा आसान कर लेते हैं, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा और इतने पेचीदा हैं कि इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अभी जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है ये किस तरफ जा रहा है, और फिर एक मुल्क में एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुख्तलिफ़ किस्म के तालीमी निज़ाम राइज हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आप समझ लीजिए कि तरीक़े भी हैं। पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वैसे दुनिया में होते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में ऐसा सिलसिला है। ताहम उसके बावजूद जो तालीम का मयार और उसका निज़ाम है वो एक इदारे के मातहत होता है और वही पॉलिसी मेकिंग करता है और सबके लिए यकसां तालीमी निज़ाम जो है वो फिर राइज किया जाता है और फिर उसमें जो है किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती। हाँ, सर्विसेज के अंदर हो सकता है कहीं थोड़ी कमी और ज़्यादती हो। बहरहाल तालीम का जो एक सिस्टम है, करिकुलम है, वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। अब ये हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है और ख़ास तौर पे जो निजी तालीमी इदारे हैं जिस किस्म के मसाइल का उनको इस वक्त सामना है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुल जिम्मेदारी है ऐसा महसूस होता है कि सारी की सारी जो निजी तालीमी इदारे हैं उनके ऊपर आयद होती है या वही इनको लेके चल रहे हैं। इन मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे बड़े खुलकर। हम बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सैयद शहजाद अख्तर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के। स्टूडियो में आज उनको हमने मदऊ कर रखा है। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहजाद साहब, बड़ी अजीब बात है कि वैसे पूरी दुनिया में इन मामलात पर गुफ्तगू होती है कि कानून साजी किस तरह की जाए या मौशी एतबार से क्या प्लान जो है मुरतब किए जाएँ या क्या कुछ किया जाए। हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी बात है कि हम अभी जो बुनियादी तालीम है उसके हवाले से ही ना हमारे पास कोई क़वानीन हैं, और अगर हैं भी तो पता नहीं किस तरह से उनको राइज किया गया है या किस तरह उनको लागू किया जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बन चुका है। मैं निजी तालीमी इदारों के हवाले से बात करूँगा। जो अब मुश्किलात हैं मैं अगर एक एक करके तस्करा करता चला जाऊँ, अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि वो हर जगह उन्होंने एक मशीन वो जिसके अंदर आप सेल्स अपनी रिकॉर्ड करते हैं FBR के साथ कनेक्टेड होती है PSO करके समथिंग जो है उसका कोई वो है पॉइंट सेल्स के लिए जो एक मशीन रखी जाती है, वो भी अब स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में माफ़ कीजिएगा, वो रखी जा रही हैं। ये किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं और क्या वाक़तन ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में होनी चाहिए? ये ज़रूरी है क्योंकि जिस मुल्क में 2.5 से 3 करोड़ या इससे ज़ायद बच्चा स्कूलों से बाहर हो, वहाँ पर अगर इस तरह के फैसले होंगे, नतीजा इसका क्या निकलेगा, ज़रा फरमाइए। जी सर, देखिए ये तो खैर सबको ही मालूम है, पाकिस्तान के हर शख्स को मालूम है कि तालीम, सेहत और अमन अमान ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी। अब दूसरी तरफ जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट मैनेजमेंट किसी भी शोबे में जब गवर्नमेंट का साथ देती है और ख़ासकर इन शोबों में सेहत के और तालीम के, तो उस वहाँ देखा जाता है दूसरे मालिक में कि गवर्नमेंट बढ़ चढ़ कर उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में इन्हीं को दबाया जा रहा है कि जो वर्क कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अब इस वक्त आप देखें कि तकरीबन 75% अगर हम सिंध की बात करें तो वो बोझ है प्राइवेट पर। तो गवर्नमेंट को तो यहाँ पे हमारे शाना बशाना खड़ा होना चाहिए कि हमें सपोर्ट करे कि नहीं आप वहाँ पे चलाएं। हालांकि यहाँ तक हो गया कि गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं वो खुद कहते हैं, सरदार शाह साहब, कि हमारी प्रोडक्ट फ्री में कोई नहीं लेता, आपकी पैसों से लेते हैं। तो वो दरअसल वो जो एक भरोसा था गवर्नमेंट पर वो ख़त्म हो गया अवाम में से, क्योंकि वो तो हर तरफ ख़त्म होता जा रहा है। तो वही तालीम का हशर हुआ। तो अब तालीम में जहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मेहनत कर रही हैं तो वो मेहनत उनको अवार्ड दिए जाते हैं, उनको आगे लेके आया जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन तक नहीं दी जा रही कि मतलब नहीं ये बिल्डिंग का साइज़ ये होगा, ये बिल्डिंग का इस तरह का साइज़ नहीं होगा, खेल का मैदान लाएं। अब कराची शहर में जहाँ 3 करोड़ आबादी इस वक्त है, जहाँ 80 गज का मकान खरीदना लोगों की दस्तरस से बाहर है, और जब आप किसी भी इलाके में जब आप स्कूल की बात करते हैं कि अगर मैं स्कूल चाहता हूँ रेंट पे लेना, तो वो बिल्डिंग का किराया अगर 1 लाख रुपए है तो वो ऑटोमेटिकली 2 लाख हो जाता है। बिल्कुल सही है। कि आप स्कूल खोलेंगे तो हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे।
अच्छा, हर चीज में स्कूल की चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपका फीस का कानून बना हुआ है, 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए कई दफा, वहां पे भी इस बात का हुआ कि जो 5,000 से फीस कम ले रहे हैं, तो वो तो आपके शहर की खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरफ तो देखें तक नहीं। बिल्कुल सही। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उससे ज्यादा जो ले रहे हैं उनको आप चेक एंड बैलेंस में लेकर आए और इनको भी देखें, लेकिन इनको इनको आसानियां दें। जी। हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम है, जितनी जो स्कूल फीस ज़्यादा ले रहा है उसे खुली छूट है, खुली छूट है, खुली छूट है, वो Branded जो दिल चाहे करे, मनमानी जैसी दिल चाहे करे। सारा का सारा नज़ला किस पर है? जो कम फीस लेके और उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं जिनको तालीम देना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं रही। नहीं है। 40 लाख से ज़्यादा बच्चा जो है वो सिंध में इस वक्त कोविड के बाद से बाहर है, बाहर है इसका। और पता ही नहीं है कहाँ, यानी कि ना वो मदरसों में, जी। ना प्राइवेट स्कूल्स में, ना गवर्नमेंट स्कूल में। बिल्कुल सही। अगर ऐसी कि 10 साल 5 साल तक यही कंडीशन अगर कायम रही तो आप सोचेंगे सूबा हमारा कहाँ खड़ा होगा। कहाँ खड़ा होगा। वैसे तो हर चीज़ में हम सूबे सिंध को कहते हैं कि नंबर 1, तालीम में भी नंबर 1, सेहत में भी नंबर 1, लेकिन बहुत काम बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी आबादी है उतने ही बड़े काम है। तो अगर आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो लाजमत है तो बिल्कुल दिन ब दिन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा। यहाँ तो मैं कहता हूँ अगर कोई पेड़ के नीचे भी शख्स पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी ताज़ीम करें बिल्कुल ऐसा कि वो आपकी कौम को तालीम दे रहा है। मज़द ओहद का वाक़या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़द कहते हैं वहाँ पे कैदियों को कहा कि जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो कुरान की तालीम के लिए नहीं कहा था, वो ये दुनियावी तालीम थी। तो उनके लिए उनकी सज़ाओं को उन्होंने रिलीव किया। यहाँ वो जो तालीम दे रहे हैं उन पर सज़ाएँ डाली जा रही हैं कि FBR भी लगेगा, इनकम टैक्स भी देंगे, आप बिजली का बिल भी डबल देंगे, आप कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी पूरा देंगे। तो ये जब माशरे की सूरत हाल होगी, दूसरे ममालिक में जब टीचर अगर अदालत में जाता है पूरी अदालत खड़ी हो जाती है, यहाँ पे वो टीचर को SHO इस तरह से ट्रीट करता है जैसे पता नहीं वो कोई गुलाम है, महकूम है, क्या चीज़ है। बिल्कुल सही। तो ये मामला जब तक सही नहीं होंगे तो हम अगर ये सोचते हैं कि बहुत अच्छे हमारी आने वाला कल है, तो कभी भी अच्छा होगा नहीं। ये कहा, ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि कभी जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा, और जब इस तरह की अप्रोच होगी। अभी बहुत सारे मसाइल की शहजाद साहब ने जो है वो निशानदही की है। कोई एक मसला हो उसके ऊपर बात करें, बच्चों को स्कूल वापस कैसे लेकर आया जाए, उनके लिए क्या सिस्टम बनाया जाए, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है आइन के अंदर जिसका बार बार हवाला देते हैं, उसमें तहरीर तो है 25 के अंदर की रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शख्स को बुनियादी तालीम दे, मगर इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। अब किया क्या जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत के साथ निगोसिएशन होती हैं, डायलॉग होती हैं, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ आजकल अब आने वाले वक्त में ये जो आपके जो एजुकेशन बोर्ड बने हुए हैं, यहाँ पर इतनी करप्शन, इतनी मेल प्रैक्टिसेस हैं, मैं क्या कहूँ, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब महसूस हो रहा है कि रिजल्ट्स के लिए जो कुछ अभी हुआ है, दुनिया भर में ये चीज़ कही है कि आपके यहाँ जो रिजल्ट्स बनाने वाले लोग हैं ये किस किस्म के रिजल्ट बना रहे हैं। अभी पता ये चला, नतीजा ये निकाला है कि इसको भी प्राइवेटाइज कर दें या इसको आउटसोर्स कर दिया जाए, आउटसोर्स कोई कंपनी आए वो आकर रिजल्ट्स जो है वो बनाए। ये हो क्या रहा है, ये सब बताएं तो सही। इम्तिहानात सर पर अभी ये पता चल रहा है कि जी किताबें आपकी प्रिंट नहीं हुई हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था, ले देकर आपके पास 3-3.5 महीने का जो है वो टाइम बचेगा। क्या पढ़ाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा, जरा समझाएं तो हो क्या रहा है। वैसे अगर साल को आप अगर प्रॉपर तमाम चीज़ें दे दें तो उसके बावजूद भी 180 या 190 डेज बनते हैं आपके पास। अब अगर उसमें भी कोई इस तरह की मौलिक चीज़ें आ जाए कि किताबें ना मिलें और छुट्टियां आ जाए, गर्मी की ज़्यादा कर दी जाए या सर्दियों की छुट्टी कर दी जाए या स्मोक की छुट्टियां कर दी जा रही हैं आजकल मुल्क में, तो उससे वो जो सिलेबस था आपका तो बिल्कुल पीछे चला जाता है। वो उसके मुताबिक तो फिर स्कूल कोई भी अमल दरामद नहीं करता। अच्छा, बच्चे की बदकिस्मती ये है कि आज का बच्चा वो खुशनसीब बच्चा है कि वो उस टेक्नोलॉजी में पैदा हुआ जो कि बहुत आगे की है, मतलब उसके हाथ में है, मतलब उसे ना टीचर की नीड है ना कहते हैं किसी मतलब उसे ट्यूशन की ज़रूरत है, लेकिन हम उसके इस्तेमाल को भी सही नहीं करा पा रहे और वो जो टीचर्स हैं वो भी मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि वो उनसे मतलब उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है। तो जिसकी वजह से अब वो बच्चे का शौक ये है कि वो तो खेल खेल में चीज़ें सीखे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोविड ने उस पर और वो ये असरअंदाज कर दिया कि कोविड से पहले तो एक प्रॉपर क्लासेस का सिस्टम मौजूद था, कोविड के बाद से ऑनलाइन। अच्छा, इस ऑनलाइन ने जो तबाही मचाई और अभी तक मचा रहा है कि मतलब अब वो स्कूल अपनी आसानी के लिए कि वो सिस्टम में देखते हैं कि कहीं प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर देते हैं कि जी आप बच्चे को घर बिठाएं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अब पेरेंट्स पर इसका क्या असर पड़ा कि पेरेंट्स पर इसको एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी।
मतलब एक मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो 30-35 हज़ार से कम है कम ही में नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। तो उसमें अगर एक बच्चे या 4 बच्चे हैं तो अब वो एक बच्चे का ये नहीं है कि एक बच्चे की क्लास 9 बजे होगी तो दूसरे की 10, तीसरे की 11 बजे, बिल्कुल ऐसा वो ही। सबकी साथ शुरू हो रही है। तो इसका मतलब 4 बच्चे हैं तो उनको एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद होना चाहिए, फिर नेट मौजूद होना चाहिए। जी। फिर इस शहर में जहाँ 2 घंटे लाइट आती है और 4 घंटे बंद हो जाती है, बताइए, तो वरना वो कौन सा नेट चलाएंगे, कौन सा ऑनलाइन वो प्रैक्टिस होगी। ये तमाम जैसे वो मामलात हैं जिस पर गवर्नमेंट को बहुत संजीदगी से अमल दरामद करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन बिल्कुल पीछे है, सेहत बिल्कुल पीछे है। जब सारे मामलात निमट जाते हैं, जब सब जगह से बजट क्लियर हो जाता है कि अच्छा भाई थोड़ा सा ये बचे, मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए बचे तो 5 सेहत को दे दो, 3 रुपए एजुकेशन को दे दो, फिर डेवलपमेंट में दे दो 2 रुपए। बिल्कुल सही। तो ये जब तक हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, एजुकेशन नहीं होगी, हम दूसरे उसमें भी अच्छे नहीं जा सकेंगे। जैसे अभी आपने एग्जाम के हवाले से कहा कि उसे आउटसोर्स कर दो, हर चीज़ को आउटसोर्स किया जा रहा है, स्कूलों को भी आउटसोर्स कर दिया। तो जब जो गवर्नमेंट का काम है वो सारा अगर वो नहीं कर रही तो वो प्राइवेट को देना फिर खुली छूट बिल्कुल सही कि वो पढ़ाएं। वहाँ पे उनको कहते हैं वो लेकर आए आगे कि आप लोगों ने संभालना है। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि जो बड़ी चेन्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट का कोलिब्रेशन हो जाता है, बड़ी चेन्स के साथ। बिल्कुल सही है। वो अपने पंजे मजबूत हो गए हैं। अच्छा, जो इंडिविजुअल लोग थे जिन्हें आपको आगे बढ़ाना चाहिए था वो पीछे धकेले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि उनको ऐसा किया जा रहा है कि गली में बंद करके उन्हें ताला लगा दें कि बस जो बच्चे आप पढ़ा सकते हैं वो 1-2 साल में पढ़ा के फारिग कर दें और स्कूल बंद कर दें। बिल्कुल ऐसा ही। तो इससे जो अगले 10 साल में रुझान आएगा वो ये होगा कि जो 2 सिस्टम हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान बनने से पहले थे, बिल्कुल ऐसा। अंग्रेज के दौर में थे। एक हाई सिस्टम था, एक बिल्कुल लो सिस्टम था। बिल्कुल ऐसा ही। क्लर्क और जो नीचे तबका काम करने वाला था वो स्लो सिस्टम में पढ़ता था, बिल्कुल और सही है। हाई तबका जिसने एलीट आपके ऊपर हुकूमत करनी थी वो उन स्कूलों में पढ़ता था। बिल्कुल ऐसा ही। वही निज़ाम यहाँ होने जा रहा है कि मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में उन बच्चों को भेज दिया जाए जी। और जो पैसे दे सकते हैं ज़्यादा, 20,000 रुपये फीस दें, 40,000 रुपये फीस दें, 1,80,000 रुपये तक पर मंथ फीस है कराची शहर में। जी। तो जो ये फीसें दे सकते हैं वो प्राइवेट की तरफ रुख करें। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को रुझान ये चाहिए था कि हमने एक दफ़ा तजवीज़ भी दी थी कि एक गवर्नमेंट स्कूल में इस वक्त एक बच्चे पे 15,000 रुपये खर्चा आता जी। है पर मंथ, जी। और एक प्राइवेट स्कूल उसी को 3 से 4,000 रुपये में बच्चे को बेहतरीन तालीम दे रहा बिल्कुल है। सही है। हालांकि टीचर्स बहुत काबिल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं जी। लेकिन बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते, ये पढ़ाते ही नहीं है। बहुत अच्छे की बात तो बहुत अच्छे दूर की है। बात तो बहुत दूर है। यहाँ क्वालिफिकेशन कम है प्राइवेट जी। मैनेजमेंट में टीचर्स की, लेकिन वो इतने दिल लगा के पढ़ाते हैं क्योंकि उनका चेक बड़ी एंड मेहनत बैलेंस करते हुआ हैं, हुआ है। बड़ी मेहनत। तो जिसकी वजह से रिजल्ट्स आप देखें, अगर पिछले पूरे 15 दिहाई मैं कहता हूँ उठा लीजिए, आपको उससे प्राइवेट के ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हुए बच्चे नजर आएंगे, और वो भी उन स्कूलों के जी। जिनकी फीस बहुत कम है। कम है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी गैर मामूली बात है जिसकी अभी आपने निशानदेही की कि जो बड़े बड़े जो ब्रांड बन गए ना, तो जिनके इश्तिहारात भी आप टीवी पे देखने लगे अब तो माशाल्लाह से, ये भी दिन देखने थे हमने, तो इनके पास पोजीशन होल्डर कितने हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्या ये वाक़तन उन लोगों को निकाल रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा। इसका आप ज़रा मवाजना करके देखिए कि ये जो कम फीसेस वाले हैं ये बच्चे, इसी में से हमें ज़्यादा पोजीशन होल्डर्स जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन अब तो खैर हमारे यहाँ एक और भी मेयार हमने सेट कर दिया है। मैं क्या बताऊँ, ये बात कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो पोजीशंस भी ख़रीदी जाती हैं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड स्कूल हैं तो पोजीशंस भी ख़रीदी जा रही हैं अब तो आप इसमें क्या करेंगे। तो बहरहाल अब देखना ही है कि जो ख़ासतौर पर निजी तालीमी इदारे हैं और उसमें भी जो ग्रेडिंग हमारे यहाँ है ना, नाम तो नहीं ले सकता, बड़े बड़े जो चेन्स बनी हुई है वो, और फिर एक ये जो 5, 5,500, 6,000 इसके अंदर आते हैं, फीसेस जो ले रहे हैं उनमें कितना फ़र्क है। तो ये सिस्टम आपने वज़ा किया है जी माशाल्लाह। अभी जैसे आपने बताया कि तबकाती निज़ाम में बढ़ चुके हैं, तो क्या करिकुलम की बात करें, क्या सर्विसेज की बात करें, कहाँ फैसिलिटीज़ की बात करें, बच्चों को कैसे वो करें, तो सिस्टम को आगे लेकर कैसे जाए, और इसके अलावा क्या मुश्किलात दरपेश है, मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में। देखिए मुश्किलात तो लाजमती जैसे दूसरी चीज़ों में मुश्किलात हैं। अब आप देखें पेरेंट्स का जो रुझान है वो बिल्कुल एक नया रुझान है। पहले अगर आप 20 साल पहले अगर एजुकेशन को देखें तो पेरेंट्स की होती थी कि उन स्कूलों को चूज करते थे जो बहुत अच्छी पढ़ाई के हामिल थे, जहाँ मतलब बच्चे को भेज के वो समझते थे तालीम होगा। आज उसने क्या देखना है पेरेंट्स ने कि बिल्डिंग कितनी खूबसूरत, एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है बच्चे के लिए, जो कि अननेसेसरी चीज़ें हैं जो नेसेसरी नहीं है एजुकेशन के लिए।
तो उस बच्चे को वहाँ का आदी बनाया जा रहा है। फिर वो जब आदी बना लेते हैं, वो होता है कि हमने जेवर तक भेज दिया जी। प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए। जी। यासिर, हमारी वालदा ने तो आज तक कभी कोई जेवर नहीं बेचा। तो उसकी वजह ये थी कि जितनी चादर थे उतने पाँव फैलाए जाते बिल्कुल थे। ठीक। आज वो तबकाती निज़ाम का फ़र्क हो गया कि अगर आपकी मिसेज ने बच्चे किसी एलीट के स्कूल में करा दिए, तो आपके जो छोटे भाई की बेगम है उसने कहना नहीं, मैंने भी यहीं पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि दोनों की तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा ही। तो वो तो बहुत आराम से पे करते रहे, दूसरा वाला जो है वो मसाइल का शिकार हो गया। और वो फिर बच्चे तालीमी उससे ही दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब वो एक अच्छे किसी तालीमी इदारे में ले लें तो उनका फिर दिमाग नहीं बनता कि वो कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ उनको एसी ना मिल रहा हो, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल ना हो, जहाँ उनके लिए ग्राउंड ना हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को चाहिए वो अपनी एजुकेशन को ऊपर लेके जाए। और पैरेलल ही निज़ाम हो प्राइवेट का। जो अगर देखें गवर्नमेंट अच्छी तालीम देगी तो क्यों लोग आएंगे प्राइवेट की तरफ, आराम से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज मुझे पता चल जाए कि आम हॉस्पिटल्स में इलाज अच्छा रहा है तो मैं क्यों निजी हॉस्पिटल्स का रुख करूंगा, मैं वहीं जाऊंगा वहाँ पे कि इलाज कराऊँ और वापस आ जाऊँ। लेकिन जब हमें मजबूर कर दिया जाता है, जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो पेशेंट तड़प रहे, आप सिरिंज लेने भाग रहे हैं, पेशेंट तड़प रहे, आप इंजेक्शन लेने भाग रहे हैं। स्कूल में बच्चा कहते हैं वो बिल्कुल नील बटा नील हो रहा है, आप जो है वो कहते हैं घर बैठे सुकून से अपनी नस्ल को कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हो जाएगी। तो ये निज़ाम जब तक हम इस पर एमरजेंसी नहीं लगाएंगे, एमरजेंसी की बातें नहीं करेंगे, इसके लिए फंड अलग नहीं करेंगे, फंड अलग भी करें तो उनको इस्तेमाल भी करें। अच्छा, ये इमरजेंसी से याद आया, अभी पिछले 2 साल पहले की बात है ग़ालिबन, जब ये इलेक्शन से पहले आखिरी अपना साल जो चल रहा था उसमें कोई एजुकेशन इमरजेंसी भी सिंध के अंदर लगाई थी, उसका क्या नतीजा निकला, जरा ये तो कुछ भी नतीजा नहीं हुआ। दरअसल देखिए, मैं आपको वही अभी बता रहा था कि एमरजेंसी लगाने के बाद वो एमरजेंसी इकदाम भी किए। एमरजेंसी लगाने का मकसद सिर्फ वो नहीं है कि एम्बुलेंस गुजार दें और कहा जाए कि एमरजेंसी लग गई। तो वो उसके जो मतलब पीछे काम करने के लिए टीमें होती हैं जो उसको देखती हैं, उसका रिपोर्ट देती हैं। दरअसल जैसे हर बंदा बिकने के लिए तैयार बैठा हो, जब जहाँ बिकने के लिए सारा शहर तैयार बैठा हो तो खरीदार तो सारे हैं ना मौजूद। तो उसमें फिर पेरेंट्स भी आ गए, उसमें स्कूल वाले भी आ गए। फिर वही वाली बात, जिसका जहाँ दाव चलता है वो अपना दाव चला लेता है। कभी उसमें गवर्नमेंट जीत जाती है, कभी प्राइवेट मैनेजमेंट जीत जाती है। तो यहाँ तो ये होना चाहिए कि इस पर डिबेट्स हों, इस पर बैठ के बात हो, इख्तियारात दिए जाएं कि अच्छा सही है आपका ये, हम आपको इस इलाके का बना रहे हैं, एजुकेशन से आपकी वाबस्तगी 40 साल हो गए, आपने इस इलाके की एजुकेशन पर काम करना है। इस तरह का कुछ नहीं है। वो जो गवर्नमेंट टीचर है, जो वो एडीओ बना, वो डीओ, उनको दरअसल उसकी वो सब फंड उनके पास रखे हुए हैं, वो महकूम है, उनका वो है नौकर है जी। तो वो जिम्मेदारी भी उसको देते हैं, ये वाली चेक एंड बैलेंस की, जो पहले ही अपना काम नहीं कर रहा था। ऐसा ही उसने कहा अच्छा भाई मुझे तो हुक्मरान बना दिया। ये बिल्कुल वाली बात है कि वो एक पहले जमाने में होता था कि बादशाह का इंतकाल होता था ना, जैसे तो वो कोई तरकीब होती थी उनके लिए नया बादशाह बनाने की। तो एक मुल्क में तरकीब ये थी कि 2 पहाड़ों के दरमियान में से जो आएगा उसे बादशाह बना देंगे। तो वो बैठे हुए थे उनके एहलकार, उन्होंने देखा एक बंदा आ रहा है, उसको बादशाह बना दिया। तो उसे पकड़ के लाए तो डरा हुआ था पहले, सहमा हुआ, उसे पता चला वो बादशाह बन गया। तो उसने कहा सबको हलवा खिलाओ। बिल्कुल सही है, सबने हलवा खाना शुरू कर दिया। उसके बाद मसाइल आना शुरू होना, कोई बात नहीं मसाइल को साइड में रखो, हलवा ना हो, इसको भी खिलाओ मुजरिम को और इनको भी खिलाओ जो लेकर आए दरखास्त। फिर उन दूसरी फौजों को पता चला, उन्होंने हमले की तैयारी कर ली। उनको बताया गया बादशाह सलामत, फौजें हमले के लिए तैयार हैं, तो आप क्या हुक्म देते हैं? नहीं नहीं, उनको भी हलवा भिजवाओ, यहाँ पे भी हलवा खिलाओ। बहुत खूब। उसके बाद जब पूरा उन्होंने हमला करके फौजों ने कब्जा कर लिया तो उससे पूछा कि बादशाह सलामत ये क्या हिकमत थी, स्ट्रेटजी क्या? कहने लगे मुझे तो ये पता था कि इस मुल्क का हलवा बड़ा मशहूर है, तो मैं हलवा खाने आ रहा था, मुझे इन्होंने बादशाह बना दिया। तो हमारे साथ तो अलमिया यही है बहुत कि उस शख्स को बादशाह बना के बिठा दिया जाता है जिसे सिर्फ हलवा खाना था, और वो वही कर रहा है, वही कर रहा है। तो इसमें तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम उस नौयत पे नहीं आएंगे कि दिलो जान से उसके मुल्क के लिए सोचें। बहुत खूब, बड़ी अच्छी और बड़ी दिलचस्प बात मोहम्मद शहजाद भाई ने की है, और बिल्कुल सही निशानदेही की है। बात बड़ी तल्ख है लेकिन अब ये सुननी होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या मसाइल है? मैं ज़रा उसकी तरफ आता हूँ ना कि निजी तालीमी इदारों के अंदर और इसके हवाले से जो मामलात सामने आते हैं आए दिन, उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, गुफ्तगू जारी रखूँगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास शहजाद अख्तर साहब यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे जो निजी तालीमी इदारे हैं उसके हवाले से, हुकूमत की जो पॉलिसी तालीमी इदारों के हवाले से ये मामला ज़ेर बहस है। शहजाद भाई, ये फरमाइए, इन निजी तालीमी इदारों के अंदर अब ये जैसे नए साल का आगाज़ होता है, कॉपियों का, यूनिफॉर्म का मसला है, एक बड़ा अजीब सिलसिला यहाँ बन चुका है जिसकी वजह से बड़ी ज़्यादा तनकीद होती है। मैं ज़्यादा मोहतात इसलिए रहता हूँ कि हमारे यहाँ ले दे के यही कुछ लोग हैं चंद आप जैसे जो काम कर रहे हैं, अगर इनको भी इसमें निकाल दिया जाए या इनको भी अगर तनकीद की जद में लाया जाए तो फिर पीछे क्या बचता है नहीं मालूम। लेकिन ये जो कॉपीज़ का और फिर साथ साथ यूनिफॉर्म का चक्कर है, प्रिंटिंग का चक्कर है, फिर स्कूल्स के अंदर ये नया काम शुरू हुआ कि इनको बेचना शुरू किया गया, इसकी वजह से वालिदैन जो है बहुत सख्त जो है वो परेशानी में आ गए हैं। और फिर बहुत सारे लोग जो है बाहर बैठे वो भी ये सवाल करते हैं कि आपके यहाँ निजी तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं। इसके दिफा में क्या कहेंगे, इसको कैसे राइज किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है या क्यों आ रही है, इसका मैं चाहूँगा ज़रा जवाब दीजिए। देखें, जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, अब जब प्राइवेट लिमिटेड आप किसी इदारे को डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बन जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की लाजमत है। हमारे रूल्स में पता है कि रेड लाइन ये क्रॉस करना, सिग्नल तोड़ना जुर्म है, इसके चालान होगा। लेकिन जब किसी को मौका मिलता है वो देखता है आसपास कोई नहीं है, तोड़ देता है। सेम हमारे यहाँ भी ये राइज हो गया। प्राइवेट स्कूल भी इसी माशरे के हिस्से हैं, मतलब कहीं नए माशरे से नहीं है। वो ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल मालकान जो है वो सऊदी अरब से यहाँ माइग्रेट किए हैं, तो वो सब बहुत सच बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो भी इसी जनरेशन से उठे, इसी रूट कॉज से उठेंगे। तो अब वहाँ पे भी यही हो गया है कि जो स्कूल देखें, ये पहले लोग चलाते थे जो तालीम से वाबस्ता थे। अब हर बंदे ने, जो पिछले एक दिहाई पहले एक ऐसा वक्त आया कि स्कूल से अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं लग रहा था ऐसा ही, तो वो हर एक ने, वो थल्ले वाला था उसने भी वो स्कूल खोल लिया, वो दूध का जिसका बेहतरीन काम था उसने भी, बेकरी वाले सब इसमें आ गए, शादी हॉल वाले, तो पब्लिशर सब इसमें आ गए। अभी मैं आपको हकीकत बताऊँ कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है 3-4, वो पब्लिशर हैं, वो हुकूमत सिंध से डायलॉग कर रही हैं और वो मतलब उनके जवाब दे रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ तो निज़ाम को जो ना जिस तरह से मतलब वो होता है ना, कपड़े को निचोड़ देते हैं और उसके बाद जो हालत नज़र आती है हमारे निज़ाम की इस वक्त हालत है। इस वक्त तो हमें वो प्रेस की ज़रूरत है कि उसको प्रेस किया जाए। तो वो जो ये वाले मामला हैं कि वो जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, स्कूल को ये बात कही गई थी कि आप अपने जो अगर पेरेंट्स हैं वो भी देखें कस्टमर हैं, उन्हें बहुत मुश्किल होती है, किताबें प्राइवेट स्कूल की जो लगती हैं वो मुख्तलिफ पब्लिशर्स की होती हैं। अब वो वजह क्या होती है उसमें हम नहीं जाते, वो फिर एक बिल्कुल अलग टॉपिक चल पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो जो भी वजूहत की बिना पर अगर मुख्तलिफ उनके पब्लिशर की वो किताबें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तो किताबें मिलती ही नहीं, तो वो ख़त्म कर दी लोगों ने, प्राइवेट में सब प्राइवेट ही आ गया। और ये भी सोची समझी स्कीम के तहत किया गया, मतलब इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। अब जो वो किताबें नहीं मिलती तो एक पेरेंट्स, अब जबकि किराए भी बढ़ गए, अगर वो जाता है भी उर्दू बाजार भी जाता है तो उसे 5 से 6 चक्कर लग जाते हैं एक बच्चे का कोर्स जमा करने में। तो स्कूलों ने ये सहूलत दी, बहुत से अच्छे स्कूलों ने ये सहूलत दी है कि कम प्राइस में, कम रेट में, नहीं 100 रुपये वाली चीज़ 95 की स्कूल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो बहुत अच्छे थे, बहुत सहूलत दे रहे थे अपने पेरेंट्स को। लेकिन इन्हीं में दरमियान में कुछ जो काली भेड़ें, उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो वही वाली तबका था कि जो दूसरे कारोबार से आया था, उसने कहा अच्छा वहाँ तो इतना फ़ायदा होता है, वहाँ तो आलू हम खरीदते हैं 100 रुपये का, तो 300 रुपये किलो बेच देते हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने स्कूल में भी ये कर दिया कि वो 100 रुपये वाली चीज़ को 3000 में बेच दिया। तो अब उनकी वजह से वो सब पर कहते हैं, फिर वो डंडा चलता है। बिल्कुल सही। अब वो डंडे चलने के चक्कर में वो ये भी नहीं देख रहे होते पेरेंट्स कि ये तो उनकी सहूलत के लिए लगा था, उनको सहूलत प्रोवाइड कर रहा था, डिस्काउंट दे रहे थे। वो उसमें भी मेन में खोरी होती हैं कि नहीं कापी। अब कॉपी का जो प्रिंटिंग का था, मैं अपने तौर पर आपको बताऊँ कि कॉपी प्रिंटिंग का जब हमारे जहन में तस्वर आया तो वो इस वजह से आया था कि जब स्कूलों में, जब प्राइवेट स्कूल शुरू हुए तो वो अपनी कोर्स लिस्ट दे देते थे। अब जो बच्चे अच्छी सहूलत के, जिनके पास पैसे होते थे, तो वो 300-300 रुपये वाली कॉपी और फॉर्म वाली कॉपियाँ लेकर आ जाते थे। और जो बच्चा ज़रा कम इनकम का होता था, उनके पेरेंट्स उसको वो दिलाते थे सादी सी कॉपी। तो वो बड़ा डिफरेंस एक हो जाता था। तो इस वजह से ये आइडिया आया था बेसिकली कि एक जैसी कॉपियाँ हो जाएं जो कम रेट पे बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारे स्कूल इसी आइडिया पर अमल कर रहे हैं। मतलब उसमें 10% आप लगा लें जो कारोबारी हिसाब से बैठे हुए, वरना वो लिख के लगा देते हैं बाकायदा कि अगर आपको सहूलत आप नहीं लग रही यहाँ से तो आप मार्केट से ले लें। और ये पेरेंट्स आके खुद कहते हैं
कि नहीं मार्केट में ज़्यादा थी, यहाँ से हमें सस्ती मिली। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन्हीं स्कूलों में वो भी शामिल हैं जो उसको 100 रुपये वाली चीज़ को 3,000 में बेच रहे हैं, और उन्हें इस वजह से मालूम है कि जो आगे पकड़ेगा उन्हें वो भी लेके चला जाएगा अपना हिस्सा, तो हम अपना हिस्सा संभाल लें। तो ये मैकेनिज्म दूर हो सकता है कि जो लोग उसमें हों मौजूद, जो ताल्लुक रखते हैं उस शोबे से, उन्हीं उनको लिया जाए, उन्हीं को कहते हैं आगे बढ़ाया जाए, उनके ज़रिए ही मॉनिटरिंग कराई जाए। अब मॉनिटरिंग करने वाला जो है उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या वो चीज़ें हैं, क्या मैकेनिज्म है। उसने तो देखा जी स्कूल कॉपी नहीं बेच सकता, इसने क्यों बेची, बिल्कुल ठीक है, आगे छापा लगा रहे हैं। हालांकि वो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि यहीं से देंगे। तो ये तमाम चीज़ें कमेटी बनी होती है हर स्कूल में, या सिर्फ कमेटी है। बहुत सारे दरअसल लोगों को पता ही नहीं है इसके मुताबिक। कमेटी में 4 जो है पेरेंट्स होते हैं, 4 असातिज़ा होते हैं उसी स्कूल के, और हेड करता है प्रिंसिपल। तो वो कमेटी हर मामले को रिपोर्ट करती है। ठीक है। अब वो जैसी भी कमेटी हो, लेकिन वो मौजूद होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत शफाफ कमेटी होगी, उसमें हो सकता है मेरे घर के लोग हों, टीचर्स जो हैं, पेरेंट्स भी मेरे ही जानने वाले हों, लेकिन कुछ भी है, जब 9 लोगों में बैठ के बात होगी तो क्या सिर्फ आप भी अगर कहीं बैठ के बात कर रहे होंगे तो जायज़ बात तो करेंगे ना। तो वो तमाम चीज़ें फैसले तय करती है स्कूल के, कितने बच्चों को 10% फ्रीशिप है, कौन से बच्चों को दिया जाए, कौन से बच्चों को किया जाए। लेकिन अब इसके बाद हुकूमत की अगर वहाँ से मिनिस्टर के पास से लेटर आए कि ये जो 10 बच्चे भेज रहे हैं उन्हें फ्री कर दें, तो स्कूल कहाँ से करेगा, स्कूल कैसे करेगा। तो यहाँ पे उसके लिए फिर डायरेक्टरेट भी मौजूद है सिंध में, जो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन लाजमत है वो भी लोग हैं, वो भी इसी माशरे के लोग हैं। जब वो देखते हैं कि उनके अच्छे काम को भी नहीं सराहा जा रहा, तो वो भी फिर इसी चीज़ों पे उतर आते हैं कि सही है, चलें फिर हम भी इसका हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सर एसोसिएशंस के हवाले से आते हैं। अभी मैं इसको क्या लफ्ज़ दूँ, क्या इसको नाम दूँ कि हमारे पास दर्जनों के हिसाब से एसोसिएशंस बनेंगी। पेरेंट्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि बात किससे की जाए, या उनका जो केस है वो हुकूमत तक कौन लेकर जाए। मुख्तलिफ एसोसिएशंस, सबकी विल तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आए, बट इवेंचुअली होना तो ये चाहिए था कि सब एक प्लेटफॉर्म पर होते, कोई एक ग्रुप ऐसा होता जो रिप्रेजेंट करता। जैसा भी आपने बताया कि एक पब्लिशर्स की भी एक वो एसोसिएशन बनी हुई है, वो जाएगी तो वो चीज़ अप्रूव करा के ले आएगी। जैसे हम अब देखते थे कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो एसोसिएशन बनी हुई है वो ब्रोकर्स की बनी हुई है, वो इन्वेस्टर के अगेंस्ट जो फैसले हो रहे हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो सामने, तो वो क्या प्रोटेक्ट करेंगे और क्या वो करेंगे, ये सिलसिला यहाँ पे। दरअसल ये जो हमारी एसोसिएशंस थी, इनका एक रूल एंड रेगुलेशन था कि मतलब ये पहले रजिस्टर्ड होंगी, उसके बाद कोई अपना फाल किरदार अदा करेंगी, और फिर इन्हें गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्टेयरिंग कमेटी में लेती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 ऐसे एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। ठीक है। बाकी जितने लोग हैं वो अपनी अपनी एसोसिएशन बना के बैठे हुए हैं। तो अब 3 के अलावा जितने भी उसमें लोग हैं बहुत सारे, और 3 की जो बात है उन्होंने ग्रैंड अलायंस के नाम से एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया, और तीनों के तीनों एसोसिएशन उस पर साथ मौजूद हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा सफ़र कर रहे हैं। उसमें हैदर साहब हैं, तारिक शाह साहब हैं, हमारी एसोसिएशन है। ये 3 एसोसिएशन है जो उसमें मौजूद हैं। क्या नाम है, अल्लाह भला करे, आपका स्टैंडिंग कमेटी में गवर्नमेंट की टीम में मौजूद हैं, और वही फैसलों को वहाँ पे इम्पोज भी नहीं होने देती हैं अगर कोई गलत हो रहा होता है। ठीक है। कोई सही हो रहा होता है हम उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट सही थी, हमने गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर सारे काम कराए। आप देखें ये जो इस वक्त टीकों का है, पोलियो का है, आप पेरेंट्स की लड़ाइयाँ अगर स्कूल की देखें तो ये बिल्कुल एक अजीब सा मामला है, लेकिन उसके बावजूद हमने गवर्नमेंट का साथ दिया क्योंकि अच्छी काज पे था। हमने स्कूलों में जाके ये काम करवाया और बहुत पुरअमन तरीके से करवाया, इवन डी-वॉर्मिंग तक करके स्कूलों में कर ये बड़ी अच्छी बात मुझे अभी पता चली जी कि वो तक वो भी हो गया वहाँ पे। तो अब मसला सिर्फ इतना सा है कि अब उसके बाद जो बाज़ औक़ात गवर्नमेंट भी चाहती है, बाज़ औक़ात लोगों की भी ख्वाहिश होती है, तो उसमें फिर कुछ इस तरह के लोग आ गए जो पब्लिशर्स हैं। उन्होंने क्या किया कि जनाब अपनी एसोसिएशन के तहत 4-5 स्कूलों को जमा करना कोई मुश्किल बात नहीं, 14,000 स्कूल हैं, तो स्कूलों को जमा किया और वो अपनी कोई बीन बजाना शुरू कर दी, और उसके तहत जो पेरेंट्स के अगेंस्ट बातें हैं उनको अप्रूव कराने पहुंच जाते हैं। अच्छा, उससे बदअतमादी पेरेंट्स और स्कूल में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से फिर वो पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी भी इसी तरह से एक हाथ तंजीम खाली मौजूद है, बकिया ब्लैकमेलर के तौर पर पेरेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उन तंजीमों को। तो ये रुझान जो इत्मीनान वाला है ना, ये उस वक्त तक पूरा नहीं होगा
जब एसोसिएशन हम भी उसमें शामिल हैं कि हम भी सब मिलके एक जैसी बात करें और पेरेंट्स भी मिलके एक जैसी बात करें। बिल्कुल ठीक है। तरीका तो ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट बैठती, पेरेंट्स बैठते और ये एसोसिएशन बैठती और मामलात को तय करके एक नोट बना देती, बिल्कुल ठीक है। ताकि ना पेरेंट्स को परेशानी होती, कभी वो अदालत में जा रहे हैं, बिल्कुल सही। कभी स्कूल वाले अदालत में जा रहे हैं, कभी हुकूमत अदालत में जा रही है। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है कि जिनके लिए नस्लें बनाई जा रही हैं, जो आपकी नस्लों को पढ़ा रहे हैं, आप उसी के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उसी की छोटी सी कोताही को जो है वो इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं, और जो बड़े बड़े हाथी पूरा पूरा मुल्क की दौलत लूट के जा रहे हैं इस मुल्क से, हाय हाय। उनको हम मेरे ख्याल से ऐसे ही बैठे हुए देख रहे हैं, उनको खुश हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सही ही। ना, खुशी नैब जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा वाले पे हाथ डालेगी। उससे यानी कम कि वाले। पहले यासिर सुनते थे लाखों में करप्शन, जी। फिर करोड़ों में हुई, अब करोड़ों में भी नहीं, अरबों में। और ये भी मेरे ख्याल से चंद दिन रहेगी, ये खरबों में चली जाएगी, और ऐसा चली ही। गई चली गई सब। वाक़तन ऐसा ही। तो हमारी खाने की भी तो इंतहा खत्म नहीं हो रही ना। वो उमर शरीफ साहब का एक शो में देखा तो उनका बड़ा शानदार, अल्लाह ताला उन्हें करीक रहमत करे, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के नोट पे जो कायदा न बने, ये मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं बच्चों खाओ, और बच्चे लगे हुए खाने में। वो हिंदुस्तान का रकम इस वजह से हो गई कि वो डंडा लेके बैठा है, वो खोलने अपना नोट ही खुला नहीं कराने देता। तो ये यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि इस वक्त खाने की कोई इंतहा नहीं रही, कि वो पहले जो जिसका पेट 1000 में भर जाता था, उसका 3 लाख में नहीं भर रहा, नहीं भरा। वो कह रहा मैं नहीं कर सकता। तो ये सब सूरत हाल वो हर जगह का, वो सिपाही भी मौजूद है, वो टीचर भी मौजूद है, उसमें प्रिंसिपल भी मौजूद है, और ये जो हुकूमत के जो अहलकार हैं वो भी उसमें मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें भी वो फैसिलिटीज चाहिए। तो अच्छा, अब दूसरा ये हो रहा है कि मतलब जैसे अब कराची शहर है, तो यहाँ के लोग आगे बढ़ाए जाए, शहर को संभालें। बिल्कुल सही है। अब वहाँ का अगर बलूचिस्तान का कोई शख्स यहाँ ला के लगा दिया जाए, तो वो क्या संभालेगा उसको? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, तो ये जिसका सूरत हाल आज हमारे सामने है। पुलिस में चले जाएं, वहाँ करप्शन, या जहाँ के एहसास हो लोगों को कि हम जाएंगे तो हमें, यानी कि पुलिस में जाते हुए हर बंदा डरेगा मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, मैं पुलिस में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यार वो तो चोरी हो गया, अब उसके बाद उनको भी देने पड़ेंगे FIR कटवाने के। तो जहाँ सूरत हाल ये हो जाए मतलब, तो फिर बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जॉन का मुझे शेर याद आता है कभी कभी कि वो हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं रहा है। यानी कि अगर हम अपने बच्चों को जब बातें बताएं, सिर्फ उनसे अब एक उम्मीद लग रही है कि शायद उनमें से कोई आ जाए। हम और आप जो जिंदगी गुजार चुके, वो तो उन तारीखी अदवार में लिखी जाएगी कि जिसमें कोई रोशन बाब नजर नहीं आता। बिल्कुल। अब हमें बस उम्मीद इन किरणों से है, इन कोपलों से है कि इनमें से कोई अच्छा आ जाए और वो इस मुल्क को संभाले। बिल्कुल ऐसा। वरना नाउमीदी हमने बढ़ा दी, और वो बढ़ा क्या दी, नजर ही आती है कि आप कहीं किसी चीज़ में स्टेबल नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसा। ज़रा से स्टेबल होना शुरू होते हैं तो आपकी हुकूमत ही गिरना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। वो ही नहीं संभाल पाते हो अभी तक। तो जब चीज़ों को इतनी बेहंगम तरीके से हम मुल्क में फैला देंगे चीज़ों को, तो अब आप सोचें पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर कोई 10 लाख से ज़्यादा हुनरमंद लोग जो है आपका मुल्क छोड़ के चले गए। बिल्कुल। और ये सिलसिला मतलब उधर आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, जहाँ पहले बड़ा सुकून से पासपोर्ट आप बनवा लेते थे, अब वो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं कि वहाँ सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं कि उन लाइनों में वो ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये वजह यही है कि हम हमारे मुल्क के बच्चों को, उनको हमें एतमाद दिलाना है। और वाहिद तालीम एक ऐसा जरिया है यहाँ कि जिसके ज़रिए हम दोबारा उन उम्मीदों को वापस ला सकते हैं। यकीनन। तो इस पर अटेंशन देनी होगी, अच्छे असातिज़ा के साथ बैठना होगा, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उन लोगों को लेना चाहिए। यहाँ तो अलमे ही अलग है, यानी कि एम्बेसडर जो है वो एक गुलकार हैं जो पाकिस्तान की एजुकेशन को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो ये अलमिया है, मतलब जिसका जो काम है वो उसे करने दिया जाए। फंड्स को ना देखें कि हर वक्त सिर्फ फंड जहन में रहे कि हमें फंड कितने जनरेट होंगे। बिल्कुल। इस फंड के जनरेशन ने ना हमें मार दिया जैसे। यकीनन। मतलब ये वो हकीकत है कि सुन के शायद मेरी ये जुमले बहुत बुरे लगेंगे अवाने बाला में, लेकिन ये 100% हकीकत ये है कि हम इसमें मारे गए कि हमें इस फंड में से कितना बचे। गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर को चले जाएं, वो सिर्फ अपनी पेंशन, अपनी ग्रेजुएटी, अपने अनाउंसेस के मुतालिक आपको डिस्कस करता मिलेगा कि ये कितने हो जाएंगे इस महीने से, बिल्कुल किसके कितने कट गए। तो जहाँ ये वाले मामला हों, जहाँ पुलिस का एसपी जो है वो जिंदगी भर अपनी सैलरी ना निकाले, उसकी सैलरी उसके मरहूमीन खाएं, जी। तो मकसद कहते हैं वहाँ पे
वो क्या हम उस निज़ाम में किसी सही होने की वहाँ पे करेंगे। मतलब नहीं ऑडिट हुआ तो कितने लोगों की तनख्वाहें निकली नहीं यहाँ से, जी तो उन्हें ज़िंदगी भर गुजारा कैसे किया, तो ये सवालिया निशान है। तो यहाँ बिल्कुल पे भी ऐसे अभी भी सही हो सकता है कि जब कोई आप किसी को बना रहे हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस आप उसकी जायदादों की उस वक्त देख लें, और जिस वक्त 5 साल के बाद होता है उसकी जायदादें देख लें। देख लें। सिंपल सी लेकिन बात उसके है लिए एक नीयत की ज़रूरत है, जी। और वो एक विल अगर आपके पास होगी तभी आप ये सब कुछ कर सकेंगे बहरहाल। लेकिन ये बात इख्तलाफ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। शहजाद भाई ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है ये वाक़तन मसाइल हैं, और अगर इसके ऊपर संजीदगी से अमल नहीं किया गया तो फिर नतीजा यही है। हमारे सामने भी जो कुछ देर पहले भी इस बारे में बात हुई है कि 3-3.5 करोड़ के करीब बच्चा अभी स्कूलों से बाहर है। जब ये आज से 10 साल के बाद ये 15-16 साल या 17 साल के होंगे तो ये फिर चलते फिरते टाइम बम होंगे जो आपकी सोसाइटी में आपको नज़र आएंगे। बहरहाल इसके बारे में क्या कीजिए। शहजाद भाई बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत मुख्तसर शुक्रिया। वक्त में बड़ी सेरासिल गुफ्तगू की है और मसाइल की आपने निशानदेही की है। इंशाल्लाह सिलसिले को आगे जारी भी रखेंगे, और बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त नहीं जिसके ऊपर बात हो सकी, लेकिन उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। यहाँ पर वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।